हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर द सेल। और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी चैप्टर है और जल्दी हो जाएगा। तो समझते हैं सेल क्या होता है। तो सेल हमारा बेसिक यूनिट होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा इकाई है ना, जिससे हमारी एक पूरी बॉडी डेवलप हो रही है। मतलब सपोज़ बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, वो बना रहे हैं टिश्यू, और ये टिश्यू क्या बना रहा है, एक ऑर्गन। तो यही सेल है जो हमारे लिविंग ऑर्गन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर बॉडी के अपने ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे सेल क्या होता है। तो बेसिकली देखो, ये स्ट्रक्चर है सेल का, और जितना ये छोटा होता है ना उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, व्हाट नॉट। तो मैं पढ़ाऊँगी अभी, और इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन प्लस इसके कौन से ऑर्गेनेल्स हैं इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है सेल वॉल। आप देख रहे हो ये सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब इसका बाहरी लेयर, सेल का बाहरी लेयर किस चीज़ से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। नोट डाउन कर लीजिए, सेल वॉल जो बना होता है वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन से। क्लियर है। ये जो सेल वॉल है ना वो 3 लेयर में होते हैं, 3 लेयर में होते हैं। ओके, और ये इनका काम क्या है, बेसिकली इनका काम है कि कोई भी बाहरी सब्सटेंस है, मान लो ये एक सब्सटेंस है, अब इसको अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है। सेल वॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल कि ये सब्सटेंस अंदर कैसे जाएगा, या यही सब्सटेंस कैसे बाहर आएगा, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन होता है परफॉर्म। कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर अगर जाना है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही जाएगा। क्लियर है। अब है न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस जो है ना वो इस पूरे सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, खुद ही देख लो, सबसे बड़ा ऑर्गन है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब समहाउ स्फेरिकल, और ये बाउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। याद रखना, न्यूक्लियस जो है वो किससे बाउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर एक गोल गोल सा आप कुछ देख रहे हो, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कॉइल्ड मतलब जैसे मच्छर वाला देखियो आप, ऐसे मच्छर को भगाने के लिए हम जलाते थे, तो इसी काइंड का न्यूक्लियोलस होता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फिलामेंटस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। ये आप नोट डाउन कर लेना कि इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। लेकिन व्हाट, इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्या ग्रैन्यूल्स होता है वो, तो न्यूक्लियस इज़ द साइट ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस। कहने का मतलब है कि इस न्यूक्लियोलस के अंदर ही RNA का सिंथेसिस होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसको याद रखना आप सभी। अब आते हैं क्रोमैटिन। देखो न्यूक्लियस के अंदर ये आप ऐसा कुछ कुछ थ्रेड जैसा देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, फाइब्रस थ्रेड विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किस चीज़ से बना होता है, ये थ्रेड बना होता है DNA से। देखो भाई नोटबुक हो रही है गंदी, पर आपको मुझे पढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे समझाना होगा। तो आप ध्यान से समझना, ये जो क्रोमैटिन है वो किस चीज़ से बना होता है, DNA से। DNA कहने का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यही क्रोमैटिन और किससे बना होता है, एक तो पहला हो गया DNA और दूसरा हो गया प्रोटीन। करेक्ट है। DNA किससे बना, DNA क्रोमैटिन किससे बना होता है, DNA एंड प्रोटीन। करेक्ट। चलिए अब जानते हैं कि क्रोमैटिन का काम क्या होता है।
तो क्रोमैटिन जो होता है ना वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जीन्स आपने पढ़ा होगा, तो जी हाँ बिल्कुल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं वो कौन कैरी कर रहा है, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब जब हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन हो रहा है ना बॉडी में, तो वहाँ पे क्या हो गया कि क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो रहा है। क्रोमैटिन किस में चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम्स में। ओके, अब जैसे कि हम मैन में 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स किस चीज़ के होते हैं, क्रोमोसोम्स में। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। कब बनेंगे, जब सेल डिवीजन होगा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेल वॉल है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन, और एक न्यूक्लियस है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनल्स, वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, जो आप छोटे छोटे ब्लू डॉट्स देख रहे होगे। ठीक है, ये सारे ब्लू डॉट्स क्या हैं, ये माइक्रोसोम्स हैं। ये जब आप टिश्यू होमोजिनेट करते हो सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें ये सारे सेपरेट भी हो जाते हैं। कितने आरपीएम पे, 10,000 आरपीएम पे ये सेपरेट हो जाते हैं। तो माइक्रोसोम्स में होता क्या है, राइबोसोम्स होता है और ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स एंड ग्रैनुलर मैट्रिक्स। राइबोसोम जो होता है क्या करवाता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और ग्रैनुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं, तो ग्रैनुलर मैट्रिक्स में ऑक्सीडेज विच जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक ऑक्सीडेज होता है जो क्या जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और दूसरा एक कैटलेज होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए अब आते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव सेल कहा जाता है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं स्पेस के थ्रू। बीच बीच में जो सेपरेट दिख रहा है ना, सेपरेशन, वो एक मेम्ब्रेन होता है, उसकी वजह से सेपरेशन होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ 2 टाइप। पहला होता है ग्रैन्युलर और एक होता है ए ग्रैन्युलर। ए ग्रैन्युलर जो होता है उसका जो सरफेस होता है ना थोड़ा सा रफ होता है। ग्रैन्युलर का सरफेस क्या होता है, रफ होता है, और ए ग्रैन्युलर का क्या सरफेस होता है, स्मूथ होता है। तो ग्रैन्युलर के जो सरफेस है ना उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ए ग्रैन्युलर के सरफेस में राइबोसोम्स नहीं होता है, पर इसके अंदर फैटी एसिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस हो रहा है। कहाँ पे, ए ग्रैन्युलर में। याद रखना, फैटी एसिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस। प्लस ए ग्रैन्युलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम को स्टोर भी करता है और कैल्शियम को रिलीज भी करता है। अब दूसरा आते हैं गोल्जी एपरेटस। ये है आपका गोल्जी एपरेटस। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये गोल्जी एपरेटस है। इसका ये कप शेप्ड का होता है, मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, अब कप शेप जो भी है, इसमें जो होते हैं ना, दे कंटेन वेसिकल्स। और ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस और एपेक्स ऑफ द सेल के बीच में होता है। यहाँ पे भी प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, इसको आप ध्यान में रखना, गोल्जी एपरेटस।
अब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हॉट डॉग जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है यही है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में होता है, बहुत सारे वेरिएबल नंबर्स में हो सकते हैं ये, मतलब कुछ हज़ार या कुछ 100, 500, 10,000 ये ठीक है, पर इस नंबर में हो सकते हैं प्रेजेंट हमारे सेल के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये 2 लेयर में बने होते हैं, देख ही सकते हो एक बार ये अपने बुक्स में या फिर अपने उसमें देखना। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी वो 2 लेयर का होता है, और जो पहला जो बाहरी लेयर होता है ना वो थोड़ा स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ। और जो अंदरी लेयर है मतलब इनर लेयर जो होता है उसके अंदर फोल्डेड, देख रहे हो ना, फोल्डेड शीट है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स या फिर क्रिस्टी। ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है। अब इन दोनों लेयर के बीच में ही एक सेंट्रल कैविटी होती है, एक सेंट्रल कैविटी होती है। इस कैविटी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है और कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम सिस्टम्स भी होते हैं और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। और हमने बचपन से एक लाइन तो ज़रूर सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है, फॉस्फोलिपिड, ये हमें एनर्जी देती है। चलिए अब है चौथा लाइसोसोम्स। तो भाई ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गोल गोल, ये है लाइसोसोम्स। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और ये काफ़ी सारे नंबर्स में हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अब ये जो है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो देखो लाइसोसोम्स जो है वो हमारे सेल में जितने भी कचड़े होते हैं, मतलब के सेल का डिब्रिस है ना, या फिर अगर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हुआ है उसको वो खा जाता है, मतलब कहने का मतलब वो इनगल्फ कर जाता है। और जो कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, सपोज यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनेल है वो डैमेज है, उसको भी ये क्या डाइजेस्ट कर जाता है। तो लाइसोसोम्स का काम है क्लीनिंग का, बेसिकली ये सफाई करता है, सफाई अभियान ऑफ द सेल। चलिए सेंट्रोसोम जो होता है स्मॉल रॉड शेप्ड बॉडी न्यूक्लियस के पास ये पाया जाता है। मतलब अगर मैं बना दूँ तो ऐसे 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 बहुत सारे रॉड शेप्ड मिल जाएंगे। ये हमारा सेल का डिवीजन में हेल्प करवाता है। और इसके अंदर ये जो सराउंडेड होता है वो रेडिएटिंग थ्रेड्स की तरह सराउंडेड होता है। इसके अंदर एक सेंट्रियोल्स होते हैं। चलिए अब है माइक्रोट्यूब्यूल्स भी एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसका डायमीटर होता है 200 A, विच इज़ कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप्ड, है ना, और एसोसिएट करता है ये सिलिया का और फ्लैजिला या माइटोटिक स्पिंडल से ये एसोसिएटेड होते हैं। अब पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल। तो फंक्शंस ऑफ द सेल जो है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख लेना, ये जो अभी पढ़ाया उसकी रिवीजन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाय बाय।